साल 2015 में ब्रिटेन के लंदन में कुछ इंडियन चीजों की नीलामी हो रही थी। नीलामी घर बॉर्नमथ ने यह नीलामी आयोजित की थी। इस नीलामी में एक तलवार, एक तोप भी नीलाम हो रही थी। इन दोनों सामानों की इतनी बड़ी बोली लगी कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इस तलवार की मूठ पर एक बाघ बना हुआ था और तोप भी सजीली सी थी। तलवार की कीमत लगाई गई 21 करोड़ रुपए, तो वहीं तोप को भी 13 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस नीलामी के 8 साल बाद 2023 में बोनहम्स ने फिर से कुछ चीजों को नीलाम किया। इस नीलामी में भी एक तलवार थी। तलवार का नाम था सुलेखा। यह तलवार बिकी थी लगभग 1.5 करोड़ रुपए में। इस तलवार की खासियत इसमें नहीं थी बल्कि इसके मालिक में थी। यह तलवार और यह तोप दोनों टीपू सुल्तान की थी। वही टीपू सुल्तान जिसे शेरे मैसूर भी कहा जाता है, जिसने 4 बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आखिर में एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने उसकी हत्या कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ टीपू के खजाने का छोटा सा हिस्सा है। साल 1799 में टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनके खजाने को बेरहमी से लूटा। शायद ही किसी और शासक के साथ अंग्रेजों ने इतनी बड़ी लूट मचाई होगी। टीपू सुल्तान का खजाना वाकई बड़ा था और उसमें एक से बढ़कर एक अनोखी चीजें थी। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं कि टीपू सुल्तान के अनोखे खजाने में कौन कौन सी बेशकीमती चीजें थीं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज अपने साथ लेकर गए लेकिन उनका कभी भी पता नहीं चल पाया। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 4 मई 1799 की शाम मैसूर के लिए सबसे भयावह शाम थी, क्योंकि इस रियासत को चलाने वाले टीपू सुल्तान की चौथे एंग्लो मैसूर की लड़ाई में हत्या हो गई। टीपू की मौत के बाद उनका महल, उनका खजाना और मैसूर रियासत के घरों को 2 दिनों तक जमकर लूटा गया। इस लूट के बारे में आर्थर वेलेस्ली ने एक खत में लिखा था कि शहर में शायद ही कोई घर बिना लूटे बचा हो। एक और चिट्ठी उन्होंने अपने भाई लॉर्ड मॉर्निंग स्टार को लिखी थी, जो कि टीपू के खिलाफ जंग में भी शामिल थे। उन्होंने लिखा था कि शराब की 1 बोतल के बदले में अनमोल मोती पेश किए गए। सेना के एक डॉक्टर ने एक सैनिक से हीरे जड़े 2 कंगन खरीदे। इसमें से हैदराबाद के एक जौहरी ने इसकी कीमत 39,000 ब्रिटिश पाउंड लगाई थी। यह कीमत आज के करीब 4 से 5 करोड़ रुपए होती है। इसी तरह दूसरा कंगन इतना ज्यादा महंगा था कि जौहरी उसकी कीमत ही नहीं लगा पाया। अब यह सुनकर आप इतना अंदाजा तो लगा चुके होंगे कि किस हद तक टीपू के खजाने से अंग्रेजों की अमीरी बढ़ी होगी। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेजों ने इसी तरह से उसे लूटा था। खैर, टीपू के खजाने को लूटने के बाद उसका जब बंटवारा करने की बात आई तो जनरल फ्लॉयड की अध्यक्षता में एक पुरस्कार समिति बनाई गई। लूट के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस पुरस्कार राशि का मूल्य 3,60,000 ब्रिटिश पाउंड था, जो कि आज के करीब करीब 38 करोड़ रुपयों से भी कहीं ज्यादा था। इस खजाने में शानदार और बेशकीमती रत्न थे। टीपू का सोने का बाग सिंहासन था और चमचमाते चांदी के हौदे थे। सोने और चांदी की प्लेटें थी, महंगे कालीन, बढ़िया मलमल और रेशम के बड़े बड़े बंडल, और इन सबके साथ ही टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी भी शामिल थी। ये जो चांदी के हौदे थे और छतरियां थीं, ये टीपू ने अपने और राजनयिक तोहफों के लिए बनवाई थी। मतलब कि विदेश से कोई अगर आता था यहाँ पर तो उसको ये हौदे गिफ्ट किए जाते थे। उसकी दरबारी वर्कशॉप में उसके और उसकी फैमिली के लिए कई गहने बनाए जाते थे। 1785 में उसने ऑटोमन साम्राज्य को एक डिब्बा भेजा था जिसमें ज्यादातर पगड़ी में लगाने वाले रत्न शामिल थे। 1787 में फ्रांस के राजा को उसने हीरे और माणिक से जड़ी 2 कीमती अंगूठियां भेजी थी। टीपू खुद भी इन सभी आर्टिफैक्ट्स को बनाने में बहुत गहरी दिलचस्पी लेता था। टीपू की मौत के बाद ये सब कुछ अंग्रेज अपने साथ लेकर चले गए और इनमें से कई चीज़ों का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो हैं किसके पास। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टीपू सुल्तान का सिंहासन अपने आप में एक नायाब नमूना था कलाकारी का। ये आदमकद बाघ के साइज का सिंहासन था और इसे गोल्ड की शीट से बनाया गया था। पूरे सिंहासन पर सोने के साथ चमकदार कीमती पत्थर जड़े हुए थे। जब टीपू की मौत हुई तो इस सिंहासन को तोड़ दिया गया और इसके कई टुकड़े करके इसे ले जाया गया। इसको तोड़ने के पीछे लॉजिक मिलता है एशियाटिक एनुअल रजिस्टर में, जिसमें इस घटना को दर्ज किया गया है। यह रजिस्टर बताता है कि टीपू का सिंहासन इतना भारी था कि उसे उठाया ही नहीं जा सकता था, इसीलिए इस सिंहासन को तोड़ दिया गया।
सिंहासन की खासियत को भी इसी रजिस्टर में बाकायदा लिखा हुआ है। इस सिंहासन पर चढ़ने के लिए चांदी की सीढ़ियां बनाई गई थी। सारी सीढ़ियां सोने की कीले और सोने की ही दूसरी पट्टियों से सजाई गई थी। सिंहासन का एक छत्र था जो काफी बड़ा और शानदार था। इस छत्र को चारों ओर बढ़िया मोतियों की एक महंगी झालर से सजाया गया था। सिंहासन पर जो बाघ लगा था उसकी आंखें और उसके दांत कांच के थे और इसकी कीमत 60,000 पैगोडा थी, जो उस टाइम की बहुत बड़ी कीमत मानी जाती थी। खैर, इस बेहद शानदार आर्टिस्टिक चीज को अंग्रेजों ने जब तोड़ा तो उसमें एक बेहद बड़ा बाघ का सिर बचा। उसके साथ 2 छोटे बाघ के सिर बचे और एक स्वर्ग का पक्षी जिसे हुमा कहा जाता है वो बचा। ये पक्षी सिंहासन के छत्र पर बैठा हुआ था। अब दोस्तों 1799 में ये लूट हुई थी। फिर इस सिंहासन में जो बाघ का सिर लगा हुआ था उसे साल 1800 में भारत के गवर्नर जनरल मॉनिंगटर ने किंग जॉर्ज III को भेंट किया था। ये टीपू पर जीत के नजराने के तौर पर दिया गया था। आज की डेट में ये बाघ यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कलेक्शन में रखा हुआ है। टीपू के छत्र पर हुमा पक्षी था जो ठोस सोने से बना था और कीमती पत्थरों से ढका हुआ था। ये पक्षी भी कम खूबसूरत नहीं था। टीपू सुल्तान के बारे में स्ट्रोंग नाम के इतिहासकार लिखते हैं कि उसके सिंहासन पर कुरान की आयतें खुदी थी और उस पर एक बाघ के सिर वाला कलश था। उस सिंहासन पर एक चमकदार पक्षी भी था जो दक्षिण भारत के खास गहनों की शैली में कीमती पत्थरों से सजाया गया था। ये पक्षी ईरान की शाही परंपरा से जुड़ा हुआ था और टीपू की ज्योतिष और ब्रह्मांड से जुड़ी सोच को भी दिखाता था, क्योंकि इसमें 9 रत्न लगे हुए थे जो कि बहुत शुभ माने जाते थे। दोस्तों ये पक्षी लगभग कबूतर के साइज का था। इसकी ऊंचाई 6 इंच थी। इसके पंख लगभग 8 इंच तक फैले हुए थे। यही नहीं, इसकी पूरी डिजाइन पन्ने की बनी थी और शरीर हीरे का था। इस पर माणिक की 3 पट्टियां बनी हुई थी और इसके अलावा इस पक्षी की पूंछ भी काफी लंबी थी जो मोर की तरह दिखती थी। और ये पूंछ साधारण नहीं थी, रत्नों से जड़ी हुई पूंछ थी। इन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो पूरी नक्काशी हुई थी ये ठोस सोने पर की गई थी और इतनी नक्काशी की वजह से सोना बहुत कम दिखाई देता था। इसकी आंखें 2 चमकदार कार्बंकल थी और मोती से सजी छाती हीरे से जड़ी हुई थी। ये शानदार पक्षी भी आज इंग्लैंड के राजा के कलेक्शन में है और रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट का हिस्सा है। सोच कर देखिए, हम कोहिनूर के लिए लड़ते हैं लेकिन ये शानदार चीज़ें भी अंग्रेज़ों ने हमसे छीन ली। टीपू का सिंहासन अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्ट था। इसे भारतीय इतिहास में सबसे भव्य और प्रतीकात्मक राज सिंहासनों में से एक माना जाता है। ये सिंहासन न सिर्फ उसकी पावर और उसकी शान का सिंबल था, बल्कि उसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक सिंबल भी छिपे हुए थे। इस सिंहासन की सबसे खास बात थी इसके 8 सिर जो सिंहासन के चारों ओर लगे हुए थे। ये सिर किसी आम आकृति के नहीं थे, बल्कि बाघ के सिर थे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान को बाघों से खास लगाव था। वो खुद को शेर मैसूर यानी मैसूर का बाघ कहता था और उसका पर्सनल प्रतीक भी बाघ ही था। उसका ये बिलीफ था कि बाघ जो है वो पावर, बहादुरी और आत्मगौरव का प्रतीक है। इसलिए जब उसने अपने लिए भव्य सिंहासन बनवाया तो उसने उसमें 8 सोने के बाघ के सिर लगवाए। ये सिर सिंहासन के कोनों और किनारों को सजाने का काम करते थे। ये सारे सिर सोने के बने थे और उन पर काले रंग से धारियां उकेरी गई थी जिससे वो असली बाघ की तरह दिखते थे। सिंहासन खुद सोने से बना हुआ था और उस पर कुरान की आयतें खुदी हुई थी। मैंने पहले बताया आपको। इसके ऊपर एक छोटा सा बाघ भी बना था जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि ये 8 बाघ के सिर न केवल उसकी ताकत का प्रतीक थे, बल्कि उसके राज्य की रक्षा करने वाले 8 दिशाओं के रक्षक भी माने जाते थे। ये सिंहासन उसके धार्मिक विश्वास, उसकी ज्योतिषीय सोच और राजसी गरिमा का एक मिला जुला एक मिक्सचर रूप था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 सिरों में से केवल 3 का ही ठिकाना हमें पता है, बाकी 5 कहाँ गए पता नहीं। एक स्कॉटलैंड के पॉविस कैसल में क्लाइव संग्रह में है, बाकी 2 पिछले 20 सालों से बॉर्नहम्स नीलामी घर में बेचे जा रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें उनका खरीदार नहीं मिलता क्योंकि इन बाघों की कीमत बहुत ज़्यादा है। वैसे तो दोस्तों टीपू का सिंहासन और उनके बाघ सबसे बड़ी हाईलाइट हैं, लेकिन इसी तरह से इंग्लैंड के बर्कशायर में विंडसर कैसल है जहां पर टीपू सुल्तान का युद्ध का हेलमेट रखा हुआ है, पगड़ी में सजाने वाले रत्न रखे हुए हैं और सरपेज रखे हुए हैं। ऐसे ही लंदन के V&A संग्रहालय में एक शानदार पन्ना और हीरे का सेट है, साथ ही एक रूबी और हीरे का सेट भी है जो कंगन, ब्रोच, हार और पेंडेंट के रूप में है। ये टीपू सुल्तान के खजाने से लूटे गए कीमती रत्नों से बने हुए थे।
इन सभी में एक इंडियन एंशिएंट सोने की अंगूठी है जिस पर हिंदू भगवान राम नाम देवनागरी में लिखा हुआ है। इसे 2019 में 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया था और इसका वजन 41.2 ग्राम था। लेकिन दोस्तों, टीपू का खजाना सिर्फ सोना, चांदी या तलवारों तक ही लिमिटेड नहीं था। उनके पास एक ऐसी चीज भी थी जो लकड़ी से बनी हुई थी और जिसे देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। ये चीज थी लकड़ी का एक मैकेनिकल टाइगर, यानी एक सेमी ऑटोमेटिक बाघ जो किसी इंसान के साइज का था। यह बाघ एक यूरोपियन सैनिक को जमीन पर लिटाकर उसे मारता हुआ दिखाया गया था। बाघ के अंदर एक सिस्टम फिट किया गया था जिसमें एक हैंडल होता था। जब इस हैंडल को घुमाया जाता था तो बाघ उस सैनिक के हाथ को ऊपर नीचे हिलाता था और साथ ही उसके मरने की चीख जैसी आवाजें निकालता था। ये एक तरह से टीपू की अंग्रेजों के प्रति नफरत को दिखाता था जो उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए महसूस की थी, या जब भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तब। टीपू की मौत के बाद इस टाइगर मशीन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर लंदन भेज दिया। आज ये खिलौना लंदन के V&A म्यूजियम यानी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की सबसे पॉपुलर चीज़ों में से एक है। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया था तब उन्हें न सिर्फ टीपू की तलवारें और गहने मिले, बल्कि उनके महल में रखी एक से एक अनोखी चीज़ें भी मिली। टीपू के कई कपड़े जैसे उनकी क्विल्टेड कैप यानी ऊनी कैप मिली, ड्रेसिंग गाउन मिला और इवन उनका आर्मर, हेलमेट और कवच, ये सब आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में संभाल कर रखे गए। इंग्लैंड के रॉयल कलेक्शन में टीपू के घोड़े का कवच, उसकी रस्सी और उनका सन बैनर यानी उनका सूर्य वाला झंडा आज भी रखा हुआ है। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल सील, एक सुनहरी मुहर भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। इसके अलावा 4 झंडों के डंडे जो श्रीरंगपट्टनम से कब्जा किए गए थे वो अब रॉयल हॉस्पिटल चेल्सी में रखे गए हैं। और हाँ, टीपू की तलवारें और तोपें जो बहुत ही आर्टिस्टिक और रॉयल डिज़ाइन में बनी थी, उन पर सोने से अरबी और फारसी में शिलालेख खुदे होते थे और हर पर एक बाघ की छवि ज़रूर होती थी। वो आज भी लंदन, विंडसर कैसल, कुआलालंपुर और दोहा जैसे शहरों के म्यूजियम में रखे हुए हैं और उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इन तलवारों में से एक तलवार टीपू की बेहद रेयर थी और ये एक कर्व्ड साब्रे सोर्ड थी जिसमें बेहद शानदार तरीके से बाघ का सिर उकेरा गया था। इसका ब्लेड पानीदार ब्लेड था जिस पर बबरी पैटर्न खुदा हुआ था। इस तलवार के ब्लेड पर सोने से इंग्लिश में एक बहुत ही डीप लाइन लिखी थी। ये लाइन थी, ड्रॉ मी नॉट विदाउट रीजन, शीद मी नॉट विदाउट ऑनर। इस लाइन का मतलब होता है कि मुझे बेवजह मत निकालो और बिना सम्मान के इस तलवार को म्यान में वापस मत रखो। दोस्तों, इस तलवार की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि 2015 में लंदन के एक नीलामी में उसे एक भारतीय कलेक्टर ने 2.3 करोड़ रुपए में खरीदा। टीपू के वेपन्स सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होते थे, वो उनके रॉयल टेस्ट और उनके यूनिक विजन का हिस्सा थे। उनके पास जो फायर लॉक्स यानी बंदूकें, खंजर और तलवारें थी, उन सब में एक खास आर्टिस्ट्री होती थी। वो अपने हर हथियार को एक आर्ट का टुकड़ा समझते थे। 2019 में जब एक फायर लॉक नीलामी के लिए वेस्ट में रखी गई तो उसकी कीमत 60 लाख रुपए से भी ऊपर थी। पर दोस्तों, अंग्रेजों की लूट सिर्फ तलवारों और गहनों तक लिमिटेड नहीं रह गई। फर्नीचर भी श्रीरंगपट्टनम से ले जाया गया। लंदन के ओरिएंटल क्लब और V&A में आज भी टीपू के महल से ली गई चेयर्स रखी हुई हैं। एक खास टेंट भी था जो कॉटन से बना हुआ था और बुरहानपुर की फ्लोरल डिजाइन में रंगा गया था। यह टेंट पोविस कासल की कलेक्शन में रखा गया है। टीपू का हुक्का भी एक कलेक्टर के पास था जो बाद में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट विलियम बेकफोर्ड के पास चला गया। ब्रिटिश आर्मी ने वहां से मेडिसिन बॉक्सेस, डेकोरेटिव केसेस और कई रोजमर्रा की चीजें भी उठाई थी। इन सारी चीजों को देखकर एक बात समझ आती है कि टीपू सुल्तान का दरबार सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस नहीं था, वो मैसूर की ताकत को, उसकी प्रॉस्पेरिटी को और उसके कल्चर को भी बखूबी दिखाता था। एक ऐसी झलक जिसने वेस्टर्न देशों में भी भारतीय रजवाड़ों की रॉयल लाइफ का असर छोड़ा। यही वजह है दोस्तों कि मैसूर का नाम उस दौर में लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन और कॉन्स्टेंटिनोपल जैसे शहरों में भी सुना जाने लगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब अंग्रेजों ने 1799 में टीपू को हराया और उसके खजाने को लूट लिया तो वो न केवल एक समृद्ध राजवंश की विरासत को चुरा रहे थे, बल्कि एक समृद्ध इतिहास को भी हमारे देश से काटने की कोशिश कर रहे थे। टीपू का खजाना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में हर जीत और हर हार के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है। ये खजाना सिर्फ मुट्ठी भर की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि कल्चर, आर्ट और बहादुरी की कोई सीमा नहीं होती।
यही बात हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने इतिहास को समझें और उसे सीख लेकर आगे बढ़ें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीपू सुल्तान के खजाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।